एक स्कॉलर और एक वुमन दोनों के रूप में एम्पावरमेंट का मतलब आपके लिए क्या है? एम्पावरमेंट को समझने के लिए हमें पावर पैराडाइम को समझना पड़ेगा। जब पुरुष और महिला के लिए समाज इतना कॉम्प्लेक्स है, फिर ट्रांसजेंडर्स का जो हमारे समाज में ट्रांसफोबिया व्याप्त है। जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड नोशन, यानी समाज ने दिया है। पर जैसे ही थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जैसे लड़कियों को उनको किचन सेट दे दिया जाता है, हाँ, लड़कों को खेलने के लिए डॉक्टर का किट दे दिया जाएगा। वो बचपन से ही डीपली साइकी में इनग्रेन्ड हो जाता है। कि फेमिनिज्म, एक तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि फेमिनिज्म, आपने तो एक ऐसा प्रश्न पूछा है कि उस पे मुझे लगता है जाने कितने पॉडकास्ट करने होंगे, लेकिन ये बहुत मैं ही ये नहीं अच्छी कह रहा, चीज़ मुझे है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑब्वियसली बड़ा आप है, नहीं वो कह मेरा। रहे। वेलकम टू अंगनारा रेडियो। आज का एपिसोड स्पेशल है क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ ऐसे शख्सियतों से मिलाएंगे जिन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे नाम कमाया है और देश के डेवलपमेंट में अपने अपने क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। अंगनारा रेडियो के लिए ये एपिसोड कुछ इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना पहला एपिसोड महिलाओं को डेडिकेट कर रहे हैं और हमारा लोगो जो है वो भी हमने वुमेन और नारी शक्ति को डेडिकेट किया है। पहले तो वो पिंक कलर का है जो सिंबलाइज करता है हमारे वुमेन पावर को, और जो सर्किल है वो कनेक्टेड है छठ पूजा से। छठ पूजा जैसा कि आप जानते हैं और आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे अगर छठ पूजा को उन्होंने देखा है, महसूस किया है, कि वो जो सर्किल है वो दरअसल उसे हम महावर या अर्ता बोलते हैं। ये छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो इसे घर के मेन एंट्रेंस पर लगाया जाता है ताकि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी और भगवान का आशीर्वाद आता रहे, खुशहाली आती रहे। तो कुल मिला के अंगनारा रेडियो जो है वो महिलाओं को ही समर्पित है, हमारे आंगन को समर्पित है। और जब बात महिला की हो रही है तो इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमारी मेहमान भी एक महिला ही है। एक ऐसी महिला जिन्होंने बिहार के छोटे से शहर से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ जेंडर स्टडीज़ की एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम डॉक्टर जया। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर जया श्रीवास्तव जब सिर्फ जया थी तो कैसी थी, और आपकी जो कहानी है वो शुरू कहाँ से होती है? जया जब सिर्फ जया थी, डॉक्टर जया या प्रोफेसर जया नहीं थी, तो उस कहानी की शुरुआत बिहार के एक छोटे से कस्बे आरा से होती है। आरा वो शहर है जो बाबू वीर कुंवर सिंह के कारण प्रसिद्ध है। वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा आरा शहर का नाम अरण्य देवी पे पड़ा है और बहुत सी कहानियाँ हैं इसके नाम से संबंधित। पहले इसको एक चक्रापुरी भी कहा जाता था और फ्रांसिस बुचनन ने अपने बुक में आरा का वर्णन किया है। तो हिस्टोरिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी रहा है। और आपकी जो इनिशियल जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहाँ से हुई, और ये जो पूरी जो जर्नी रही वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक गई? मेरा जो एजुकेशन के जर्नी का जो ट्रैजेक्टरी रहा है वो आरा के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुआ और उसके बाद महाराजा कॉलेज से मैंने 12th की पढ़ाई करी और फिर हायर एजुकेशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चली गई और फिर पुनः वापस मैं आरा लौटी। एमए के बाद पीएचडी मेरी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हुई और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन टेक्सास से किया। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आप बचपन से साइंस की स्टूडेंट थी इनिशियली, और आप एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर आप एक सोशियोलॉजिस्ट बन गई, आप एक एजुकेशनिस्ट बन गई। ये जो मेजर शिफ्ट है वो कैसे आया, इसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था क्योंकि मैं साइंस के एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब में मुझे डिस्टिंक्शन आया था 12th में और मैं मेडिकल की एस्पिरेंट थी और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी और वो भी कार्डियोलॉजिस्ट।
मेरी बड़ी बहन जब एंथ्रोपोलॉजी विषय से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो मेरा पहला परिचय मानव समाज से हुआ, प्रिमिटिव सोसाइटी से हुआ। तो जब प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में मैंने उनसे जाना, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि कंटेम्पररी समाज को भी मुझे समझना चाहिए। और मैंने देखा कि समाजशास्त्र जो है, सोशियोलॉजी, आप अच्छे से तभी उसको समझ सकेंगे जब तक आपके पास साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान हो। डॉक्टर जया की जो इनिशियल जो हमने कहानी सुनी, उससे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है, जो मुझे लगता है कि आप सबको भी जानना चाहिए कि हमेशा करियर सेलेक्ट करने के टाइम पे हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर जया बता रहे थे कि शुरू से साइंस की स्टूडेंट रहीं, ब्रिलियंट और ब्राइट स्टूडेंट रहीं, लेकिन इनका जो झुकाव है, इनका जो इंटरेस्ट है, अचानक से सोशियोलॉजी या आर्ट्स की एक सब्जेक्ट की तरफ हो गया, चाहे रीज़न जो भी रहा हो। लेकिन शायद वही वजह है कि ये एक बेहतरीन सोशियोलॉजिस्ट आज बन पाई हैं। तो मेरा जो अगला जो सवाल है, और ये जो मैंने अभी बात कही है, अगर इस पे भी आपको कुछ कहना हो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अक्सर लोग करियर सेलेक्ट करने के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन के दौर से गुजर रहे होते हैं। पहले आप इस पर अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। आपने जो ये सवाल पूछा कि आप कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट थी और फिर मैं सोशल साइंस को मैंने सेलेक्ट किया और वही मेरा करियर भी बना। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी इस संबंध में कि सारे बच्चों को एक टिल स्कूल सबको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और साइंस का ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक एप्टीट्यूड से आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो वो विषय आपका अपना हो जाता है, आप उसके ज्ञाता हो जाते हैं। लेकिन साइंस क्या है, इस पे विचार करना है हमें। साइंस एक्चुअली इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टडी। आप किसी भी विषय को पढ़ेंगे बहुत सिस्टमेटिकली, लॉजिकली, और उसके कुछ फीचर्स होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स उसको फुलफिल भी करते हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, ये भी साइंस है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही रैशनल है, बहुत ही वैज्ञानिक है। तो मैं पेरेंट्स को अंगनारा के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपने विल को, अपने विश को बच्चों के ऊपर इम्पोज ना करें। वो जिस सब्जेक्ट को लें जिसमें उनकी रुचि हो, उनको पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका जो मेथड होता है वो बहुत ही साइंटिफिक होता है। तो इन अ वे ऑल सब्जेक्ट्स आर साइंस। एक जनरली जो हम लोग आजकल बात करते हैं कि समाज बदल रहा है, समय के साथ समाज बदल रहा है मतलब इवॉल्व हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या समाज इवॉल्व हो रहा है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है? क्या हम वाकई इवॉल्व हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो? बहुत सही और बहुत ही सटीक सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। आपने जो पूछा कि क्या समाज इवॉल्व हो रहा है, तो एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं ये कहूँगी बिल्कुल इवॉल्व हो रहा है। पहले हमारा समाज एक सिंपल समाज था, सिंपल सोसाइटी था, होमोजीनियस सोसाइटी था। आज हमारा समाज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, हाईली डिफरेंशिएटेड है, हाईली स्पेशलाइज्ड सोसाइटी है। तो बहुत ही जटिल समाज में के रूप में हमारा जो वर्तमान समाज है वो उसका इवोल्यूशन हुआ है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे स्पेंसर, उन्होंने ये बताया है कि हमारा समाज किस तरह से फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के भी बहुत से ब्रांचेस उन्होंने बताए, डबली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ट्रिपली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो हमारा जो अभी कंटेम्पररी सोसाइटी है, इट्स हाईली स्पेशलाइज्ड,
हाईली डिफरेंशिएटेड सोसाइटी। तो इस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है। तो क्या हम एक बेहतर समाज में रह रहे हैं? बेहतर, आपने जो ये प्रश्न पूछा और बेहतर जो पूछा, बेहतर एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। सबसे पहले तो हमें इसे परिभाषित करना होगा, डिफाइन करना होगा कि बेहतर से आपका क्या मतलब है। अब बेहतर, अब मार्क्स की सोचे तो मार्क्स के विचारों को देखें तो बेहतर का मतलब कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी कि हम बिल्कुल नहीं है। और बहुत चिंतकों का, बहुत थिंकर्स का कहना है कि ये एक स्वप्न चिंतन है। आइडियल समाज की कल्पना करना ही एक यूटोपिया है। तो बेहतर समाज से आपका तात्पर्य क्या है? क्या हम बिल्कुल आइडियल सोसाइटी को अटेन कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब मान लीजिए कि ठीक है, हमारा अब एक सिंपल ले पर्सन से भी पूछा जाए कि क्या होगा बेहतर समाज, तो ये यही बोलेगा जहाँ कोई असमानता ना हो, कोई इनइक्वालिटी ना हो इन टर्म्स ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी। आदर्श समाज जिसकी हम बात करते हैं कि हमारा आसपास जो समाज है एक आदर्श समाज होना चाहिए, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कास्टिज्म एक फैक्टर है, जेंडर एक फैक्टर है, कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, और हम लोग आसपास अपने देखते भी हैं कि उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। हाँ, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, Exactly. तो हम लोग इसको पूरी तरह से ज़ीरो डाउन तो नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मिनिमाइज ज़रूर कर पाएंगे। बहुत से ऐसे मान लीजिए बहुत से ऐसे वैल्यूज़ इनकलकेट करके जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ एप्लीकेबल किसी भी तरह के इनइक्वालिटीज़ पे को कर्व करने में होगा। तो हम उसे इनकलकेट करें, उसको लाने की कोशिश करें। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक जेंडर स्टडीज़ एक्सपर्ट भी हैं, तो हम उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। क्योंकि जेंडर एक ऐसा वर्ड है जिस पे एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है, और मेरा ये भी मानना है कि हमारे समाज में जेंडर को लेके जो समझ है वो अभी शायद उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। जेंडर का मतलब हम मेन और वुमेन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप हमारे दर्शकों को बताइए कि व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर में अगर बहुत सिंपल शब्दों में आप समझें कि जेंडर में हम महिला, सिर्फ महिला की बात नहीं करते हैं। जेंडर स्टडीज़ में हम महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर्स सबकी बात करते हैं। तो कभी कभी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जेंडर स्टडीज़ तो सिर्फ महिलाओं के बारे में के मुद्दों को एड्रेस करता है। ऐसा नहीं। जेंडर स्टडीज़ न सिर्फ महिला बल्कि पुरुष और ट्रांसजेंडर्स की भी बात करता है, उनके भी राइट्स, उनके भी स्टेटस की बात करता है। एंड जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक डेफिनेशन है महिला और पुरुष का। जेंडर शब्द की सहायता से ये समाज महिला और पुरुष को उसके राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है। और जेंडर जो है वो या एक सोशली कंस्ट्रक्टेड नोशन। जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड नोशन है। इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट। यानी समाज ने दिया है जेंडर शब्द को। ये जेंडर की जो अवधारणा है, सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि जेंडर की अवधारणा को समाज ने संरचित किया है। यानी ये नेचर गिवन नहीं है। क्योंकि दो स्कूल्स हैं, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि हाउ
जेंडर इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड नोशन। तो दो स्कूल्स हैं, एक जो है बायोलॉजिकल एसेंशियलिस्ट कहते हैं और दूसरा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो बायोलॉजिकल एसेंशियलिस्ट ये कहते हैं कि जो आइडेंटिटी है महिला और पुरुष की वो निर्धारित होती है बायोलॉजिकल लिंक के आधार पे, जिसको सेक्स बोलते हैं। और दूसरा जो स्कूल है वो कहता है कि जेंडर जो है वो समाज द्वारा संरचित है और समाज ही महिला पुरुष को अपना जो स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको उन्हें सिखाता है। और जेंडर जो है वो फैमिली टू फैमिली, जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का, वो फैमिली टू फैमिली और कल्चर टू कल्चर वैरी करता है। वो अलग अलग समय में उसका डेफिनेशन अलग रहा, अलग संस्कृति में जेंडर का डेफिनेशन अलग रहा और अलग समय में भी रहा। तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे। मान लीजिए अलग संस्कृति, चाहे वो प्राचीन काल की संस्कृति हो, उस समय महिला और पुरुष का डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे महिला और पुरुष को, या उस समय का उस विशेष समय का या उस स्पेसिफिक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में महिला और पुरुष का जो रोल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको उस पर्टिकुलर कल्चर ने किस तरह से डिटरमाइन किया। तो एंशिएंट कल्चर, मान लीजिए टाइम फ्रेम में आप देखें, क्रोनोलॉजिकली देखें, तो आप पाएंगे कि एंशिएंट कल्चर अलग तरीके से जेंडर को डिफाइन करता है, मेडिएवल अलग तरीके से, मॉडर्न कल्चर अलग तरीके से। इसी तरह से आप रिलीजन के बेसिस पे कर सकते हैं। आपका मतलब ये है कि कास्ट, रिलीजन और क्लास जैसे जो लेयर्स हैं वो जेंडर के स्ट्रगल को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपने तो इतना अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि आपको टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा वो इतना सटीक है। आपने उस थियरी को बता दिया है इन अ वे जो किम्बरली क्रेनशॉ ने 1989 में बताया था, और ये है इंटरसेक्शनैलिटी अप्रोच। कि इंटरसेक्शनैलिटी अप्रोच से किस तरह से हम जेंडर इश्यूज का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आपने कास्ट, क्लास एंड थर्ड क्या था, आपने क्या पूछा? रिलीजन। और सिर्फ यही नहीं है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स responsible for oppression of women, and not only women but weak persons, weak men from marginalized sections. So it's applicable on them also. ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे वक्त से जो हमारे समाज में एक अलग अलग तरीके के कैटेगरीज बनाए गए हैं, या इकोनॉमिकल हो सकते हैं, वो जाति के आधार पर हो सकते हैं, वो रिलीजन के आधार पर हो सकते हैं। और ऐसे में फिर हम जेंडर की भी बात कर रहे हैं कि महिलाओं के अपने राइट्स, पुरुषों के अपने राइट्स, ट्रांसजेंडर के अपने राइट्स, ये सब कुछ मिलके समाज को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। क्या आपको क्या लगता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को हर एक आदमी को समझाना या हर एक आदमी को बताना और अवेयर करना क्या इतना आसान? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये समाजशास्त्री का काम है, एक सोशल साइंटिस्ट का काम है, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना जनरल पॉपुलस को कि समाज में जो हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन हमेशा होते रहता है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और बहुत ही इतना सटल होता है, इतना ग्रेजुअल होता है कि nobody can see it or assess the quantum of change in the society, कि बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो ये ऑब्वियसली ये काम
सोशल साइंटिस्ट का है उसको समझना और बाकी लोगों को समझाना। ये जो कंडीशनिंग है वो काफ़ी पहले से चली आ रही, बचपन से। अगर कोई इंडिविजुअल को आप लीजिए तो उनको बचपन से वैसी कंडीशनिंग की गई है कि किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, किन को छूना है, किन को नहीं छूना है। और ये जाति व्यवस्था और ये सब इतने छोटे से किसी के दिमाग में भर दी जा रही कि वो सदियों से चला आ रहा है। और मैं मानता भी हूँ कि समय के साथ चीज़ें बदली हैं, क्योंकि पहले इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। आजकल हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कौन किस जाति से आता है या कौन किस रिलीजन से आता है। तो जाहिर है ये उसी चेंज का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी ये कंडीशनिंग बहुत कम उम्र से लोगों, बच्चों को या जिसको भी कहें, वो दी जा रही। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम का जो रोल है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल राइट। आपको क्या लगता है कि अभी ऐसी क्या कमियां हैं, या हम इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, इस समझ को और बेहतर बनाने के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए? बिल्कुल, आप एजुकेशन सिस्टम के रोल के बारे में बोल रहे हैं। एजुकेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं फॉर्मल एजेंट है वो एजुकेशन स्कूल्स हैं। एंड schools are miniature form of society, यानी सोसाइटी का ये बहुत ही लघुतम स्वरूप है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समाज में जो भी अच्छाई या बुराई है वो सारे स्कूल में भी है। अब अच्छाई मतलब क्या? यानी सामाजिक समानता। बुराई क्या? सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। तो जो इनइक्वालिटीज जिस बेसिस में, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, रिलीजन हो, समाज में व्याप्त है, उसी का मिनिएचर फॉर्म का रिफ्लेक्शन आप स्कूल्स में भी देख लेंगे, चाहे वो करिकुलम में हो, कंटेंट में हो, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, या किस तरह से बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं स्कूल में। तो आपका ये कहना है कि एजुकेशन का रोल कैसे कैसे हम इनकलकेट करें स्टूडेंट्स में, कैसे उनका ओरिएंटेशन हो, किस तरह से कंडीशनिंग हो, जिससे उनको ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ बताया जा सके, क्योंकि समाज तो बहुत ही जटिल है। तो बहुत सही आपने बताया, एजुकेशन सबसे अच्छा एजेंसी है जिसके थ्रू हम अपने समाज में बदलाव लाने की कल्पना कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा उदाहरण है जेंडर सोशलाइजेशन का, जिसमें बहुत अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है स्कूल। अब स्कूल का आप कोर्स का कंटेंट देखिए, बहुत से राज्यों में ये देखा गया, हम लोग आजकल न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं कि कुछ राज्यों में ऐसा प्राइमरी स्कूल का जो कंटेंट है वो जेंडर्ड है, हाईली जेंडर्ड है। उसमें स्टीरियोटिपिकल जो रोल जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस हैं वो साफ पता लग रहे हैं। ठीक। हाँ, एक और मैं बता दूं कि जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जैसे लड़कियों को उनको किचन सेट दे दिया जाता है, हाँ, लड़कों को खेलने के लिए डॉक्टर का किट दे दिया जाएगा, या फिर गन दे दिया जाता है, टैंक दे देते हैं, वो लड़कों को खेलने के लिए देते हैं, और लड़कियों को पॉट एंड पैन दे देते हैं जिससे वो खाना बनाए, छोटी सी डॉल जिसको वो अपने जो यंगर सिबलिंग्स का देखभाल कर सके। तो उनका जो सोशलाइजेशन होता है वो बचपन से ही डीपली साइकी में इनग्रेन्ड हो जाता है। मैं इसी कंडीशनिंग की बात कर रहा था कि बचपन से चारों ओर का जो माहौल है, हमारी चारों तरफ का जो माहौल है, वो कुछ ऐसा ही बना दिया जाता है। किताबों की भी वही हाल है, किताबों का भी हाल वही है, और आसपास भी ऐसी ही चीज़ें हो रही। एक तो हो गई ये बात जिसमें हम पुरुष और महिला की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स की। जब पुरुष और महिला के लिए समाज इतना कॉम्प्लेक्स है, फिर ट्रांसजेंडर्स का जो एक्सेप्टेंस है हमारे समाज में, तो मेरा एक सीधा सवाल है आपसे कि ट्रांसजेंडर्स और हमारा समाज, आपकी क्या राय है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ट्रांसजेंडर्स और हमारा समाज। सबसे पहले ट्रांसजेंडर को तो सरकार ने भी हम मान्यता दे दी है, लेकिन हमारे समाज में ट्रांसफोबिया व्याप्त है। यानी ट्रांसजेंडर से एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, उनका लाइफ चुनौतियों से भरा हुआ है। ट्रांसजेंडर हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं है और हमारे समाज के लोगों में एक फोबिया है उनसे संबंधित, सोशल स्टिग्मा है जिसको ट्रांसफोबिया कहते हैं। अभी मैं एक रिसर्च इसी पे सुपरवाइज कर रही हूँ, ट्रांसजेंडरिज्म एंड ट्रांसफोबिया, कि किस तरह से समाज में, परिवार में, कम्युनिटी में उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उनका जीवन बहुत तरह की चुनौतियों से भरा पड़ा और ये संघर्षमय जीवन है से चला आ रहा है। इनफैक्ट एक तो चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी कि इन दिनों उनके राइट्स पर बात भी हो रही है, उनके बारे में बात भी हो रही है जब से सरकार ने उन्हें मान्यता दी है। लेकिन समाज कितना तैयार है, क्योंकि वो लोग सदियों से हाशिए पर हैं और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो समाज महिला और पुरुष को इक्वालिटी नहीं दे सका, जो समाज महिला और पुरुष के लिए एक आदर्श समाज नहीं बना सका, वैसे में ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट करना हमारे समाज के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। हम सिर्फ सरकार पे ही सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, हर समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनके अस्तित्व को। एग्जैक्टली, मतलब कानून बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सोच बदलना, समाज का सोच बदलना। और ये बहुत चैलेंजिंग है और इसीलिए मैं कह रहा था कि जेंडर जो है जिस पर आप काम करती हैं, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और काफ़ी वक्त शायद निकल जाएगा इस चीज़ को करने में, इस चीज़ को बेहतर बनाने में, आने वाले कल को बेहतर बनाने में। लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है और एक अच्छे नियत से एग्जैक्टली आगे बढ़ना। और इसमें हर एक सिटीजन का, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति का रोल है चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में। आजकल दो वर्ड्स बहुत कॉमन हैं, हम लोग अपने आसपास हमेशा सुनते हैं। एक है एम्पावरमेंट, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो या किसी भी तरीके का एम्पावरमेंट हो, और एक होता है फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट। ये दो वर्ड्स बहुत कॉमन हैं इन दोनों और मैं बहुत क्यूरियस होता हूँ इन सब इसको जानने के लिए। एक स्कॉलर और एक वुमेन दोनों के रूप में एम्पावरमेंट का मतलब आपके लिए क्या है? एम्पावरमेंट को समझने के लिए हमें पावर पैराडाइम को समझना पड़ेगा और पावर पैराडाइम के 3 एस्पेक्ट्स हैं: पावरलेसनेस, पावरफुलनेस एंड एम्पावरमेंट। तो पावर बेसिकली जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक्सिस होता है 0 x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक उसी तरह से हम ग्राफ में उसको पावर एक तरफ, दूसरी तरफ पावरलेसनेस और पावरफुलनेस, और जो पावरफुलनेस है वही एम्पावरमेंट है। तो पावर क्या होता है, इसलिए पावर पैराडाइम को समझना ज़रूरी है कि पावर उसे कहते हैं, बहुत वेबेरियन, मैक्स वेबर का डेफिनेशन है कि शक्ति वो है कि जो किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध भी कुछ निर्णय लेने के लिए विवश करता है। वो समाजशास्त्रीय डेफिनेशन है पावर का। तो अब क्या है, महिला के संबंध में ही मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल देते हैं कि महिला के संबंध में ही जनरली यूज होता है ये वर्ड महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो वो पावरलेस है, उसके पास पावर आएगा। पावर कैसे आएगा? तो एजुकेशन के थ्रू आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर होगा तो आएगा। यानी महिला एम्पावर कैसे होगी, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कितना
उसकी कितनी सहभागिता है, कितनी हिस्सेदारी है, ये सारे फैक्टर्स, एक ही फैक्टर नहीं है एम्पावरमेंट का रिस्पॉन्सिबल, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बारे में निर्णय ले पाए, डिसीज़न ले पाए, चाहे वो घर में हो और उसके प्राइवेट स्पेस में हो या पब्लिक स्पेस में हो, कहीं भी, या फिर जहाँ नीतियों का निर्माण हो रहा है वहाँ भी महिलाओं का से होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट में उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए, और पंचायत स्तर पे भी, कहीं भी उससे रिलेटेड यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन होना चाहिए। क्योंकि जब तक उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक उसके फेवर में नीतियाँ नहीं बनेंगी, लॉ नहीं बनेगा, फिर एम्पावरमेंट कैसे होगा? और ये फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट क्या बला है? ये बला नहीं है, ये अबला को सबला बनाती है, तो ये बला कतई नहीं है। फिर क्यों इन दिनों एक खासकर जो फेमिनिस्ट जो क्लेम करते हैं कि भाई हम फेमिनिस्ट है, उनके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें, आपको नहीं लगता है कि? हाँ, बहुत लोग इसको स्लैंग की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत मैं ये नहीं कह रहा, मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली आप नहीं कह रहे। मेरा कहने का मतलब ये था कि फेमिनिज्म, एक तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि फेमिनिज्म है कि, और फेमिनिस्ट का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट शायद अपने टारगेट से थोड़ा इधर या उधर भटक गया है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको भटका रहे हैं। आप शायद बेहतर समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो एक ऐसा प्रश्न पूछा है कि उस पर मुझे लगता है जाने कितने पॉडकास्ट करने होंगे कि फेमिनिज्म क्या है। तो मैं बहुत, क्योंकि ये जनरल मास के लिए है, नहीं, मैं ये तो चाहता बहुत हूँ टेक्निकली मैं टेक्निकल उसके कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, जो कि काम धारणा बन गई है फेमिनिस्ट के अगेंस्ट, तो आप आसान भाषा में दर्शकों को बताइए एक्चुअली फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म है क्या। तो बिल्कुल एक सेंटेंस में बताऊंगी। सबसे पहले, फेमिनिज्म इज अबाउट द पैट्रियार्कलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज को पितृसत्ता से रहित कर देना ही फेमिनिज्म है। पैट्रियार्की, पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, और ये व्यवस्था यानी ये सिस्टम में है, ये सिस्टमिक है, बिल्कुल डीपली इनग्रेन्ड है समाज में। इसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो अधीनस्थ की स्थिति है, और वो सबऑर्डिनेटेड हैं, सबजुगेटेड हैं। और पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी के रूप में भी है और प्रैक्टिस के रूप में भी है। अब आइडियोलॉजी के रूप में कैसे है इसको मैं समझाऊंगी। कुछ मैं अभी आपका रोल मैं ले रही हूँ, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, और मुझे लगता है शायद वो आप रखे भी होंगे कि वो आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ अभी ये राइट मोमेंट है उस प्रश्न का जवाब देने का। शायद आपके मन में ये होगा कि महिलाएं ही महिलाओं का दुश्मन क्यों होती हैं। आपने कुछ ऐसा सोचा है? ये तो है ही, ये तो एक मुहावरा भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और हम अपने आसपास के समाज में ऐसे आपको कई एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। बहुएं जो है सास से परेशान है, सास जो है वो अपनी सास से परेशान है ना। और तो ये भी एक चीज़ है जो, तो इसके लिए हाँ मैं बताऊंगी, पितृसत्ता जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी भी है और प्रैक्टिस भी है। अब आइडियोलॉजी कैसे है कि ये बहुत लोगों के साइकी में, उसके मानस पटल पे डीपली एम्बेडेड है, और वो एक महिला भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। एनीवन कैन कैरी पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक प्री कंडीशन है कि महिलाओं को हेड ऑफ द फैमिली होना ज़रूरी है। समटाइम्स ये भी सिचुएशन आता है, कभी घर में पुरुष नहीं, कोई महिला विडो है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाती है, क्योंकि वो उस जनरेशन की है। और जो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली में कर्ता का डेफिनेशन है, कर्ता हालांकि वो पूरी तरह से एक मेल ही होता है,
हाँ, लेकिन जब मेल नहीं रहेंगे घर में, अगर विडोज हैं घर में और विडो सबसे ज़्यादा उम्र की हैं, और तो वो पेट्रियार्क की तरह, हेड ऑफ द फैमिली की तरह काम करती है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब हेड ऑफ द फैमिली अगर महिला है और वो हमेशा पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी कैरी करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। वो बहुत इगैलिटेरियनिज्म में बिलीव कर सकती है, वो बहुत प्रोग्रेसिव हो सकती है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें महिलाएं पेट्रियार्क की तरह काम करती। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है, और ऐसा जनरली शायद आपने भी सुना होगा, कि फेमिनिज्म को कई लोग एंटी फैमिली बोल देते हैं या टू वेस्टर्न, राइट? एंटी फैमिली और टू वेस्टर्न, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो है, ये थोड़ा मुझे लगता है बहुत सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन है फेमिनिज्म का, बहुत ही शैलो। टू वेस्टर्न का मतलब, अब वेस्टर्न से, अब जिन्होंने भी इसे कहा है, इस तरह का नॉमेनक्लेचर यूज़ किया है, अब वेस्टर्न सोसाइटी के से किन वैल्यूज़ को लिया है जिसके बेसिस पे वो इसको टू वेस्टर्न कह रहे हैं फेमिनिज्म। अब वेस्टर्न वैल्यूज़ तो बहुत कुछ है। अब रेनेसा जब हुआ था तो मॉडर्न वैल्यूज़ की बात आती है, जैसे मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म इज एमेंसिपेटरी, लिबरेशनरी इन इटसेल्फ, ह्यूमनिज्म पे बिलीव करता है। हाँ, अब टू वेस्टर्न कहना है ना, आप बहुत डीप में जाए तो जैसे लिबरल फेमिनिज्म है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि एटलीस्ट वीमेन मस्ट एंजॉय इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि मिनिमम इतना तो उसको होना चाहिए। बाकी चीज़ें जब कानून के समक्ष समानता आ जाएगी तो बाकी राइट्स और बाकी उसके जो एंटाइटलमेंट्स हैं धीरे धीरे उसे मिलने लगेंगे, है ना। तो वो जो है लिबरल फेमिनिज्म, वो मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म भी कहलाता है, और एक तरह से वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से गाइडेड है। लेकिन यहाँ पे ये कहना मुझे लगता है कि बहुत ही शैलो इंटरप्रिटेशन है, जनरलाइज करने की बात है। ठीक है, एक और चीज़ इन दिनों देखने को मिली है जो कि मुझे लगता है कि एक जेंडर साइंटिस्ट, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं हो, जेंडर साइंटिस्ट होने के नाते शायद आपके लिए भी ये बात चिंताजनक होगी, क्योंकि जब बात जेंडर की हो रही है तो जाहिर तौर पर सिर्फ महिलाओं की तो नहीं होगी, जैसा कि हम अपने कन्वर्सेशन में कर भी रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें पुरुष जो है वो विक्टिम रहा है। जैसे मैं 2-3 केसेस आपको बता रहा हूँ कि आपने सुना भी होगा, मेरठ में एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को सीमेंट में जमा दिया। वहीं हाल ही में एक कपल जो है हनीमून के लिए शादी के बाद मेघालय गया था और वहाँ वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया। और ऐसे कई केसेस हैं हमारे आसपास। साथ ही कई झूठे केस भी होते हैं, जैसे दहेज को लेके, डावरी को लेके कई ऐसे केसेस हैं, घर टूट रहे हैं और हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते हैं। कई मामलों में तो ये हुआ है कि केस झूठा निकल गया। कई मामलों में ऐसा हुआ कि पुरुष इस कदर डिप्रेशन में चला गया या टूट गया या फाइनेंशियली इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कोई पागल हो गया, या कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समाज इसको उस तरीके से देख रहा है। इन दिनों मैं ट्विटर पे और कई आर्टिकल्स पढ़ा मैंने, जिसमें कहा गया कि महिलाओं के लिए जो कानून है कुछ अलग तरीके से बना दिए गए हैं, जिसमें पुरुषों की अवहेलना हो रही है, पुरुषों के राइट्स की बात होनी चाहिए, मेन राइट्स में भी चेंजेस करने चाहिए, अमेंडमेंट्स करने चाहिए, है ना, ताकि कोई ऐसा फंसे ना, या किसी के साथ अगर ऐसा हो तो एटलीस्ट एक फेयर जजमेंट होना चाहिए। महिलाओं के फेवर में ज़्यादा हो रहा है ऐसा। ऐसी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हाँ, एक्चुअली जेंडर स्टडीज़ जो है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी पहले कि जेंडर स्टडीज़ सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करता है, ये पुरुषों की भी बात करता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। बिल्कुल, ये मेंस राइट्स की भी बात करता है।
क्योंकि जब हम बताते हैं फेमिनिज्म के बारे में तो हम बर्डन ऑफ मैस्कुलिनिटी की भी बातें करते हैं। और मैस्कुलिनिटी बहुत ही फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। मैस्कुलिनिटी हमेशा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं होती है, बहुत प्रोग्रेसिव मैस्कुलिनिटी भी होती है। और यही कारण है कि हमारे घर में जो इक्वालिटेरियन वैल्यूज़ को मानने वाले जो हमारे घर के पुरुष सदस्य हैं इतने प्रोग्रेसिव है, जिसके कारण आज हम लोग एजुकेटेड हैं। मैं आज यहाँ तक क्योंकि मेरे घर में मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पति सभी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। तो हम जो बात करते हैं ये मतलब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक अलग है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी जिसको कहते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। लेकिन हम जब जेंडर स्टडीज़ में पढ़ाते हैं, इवन मैं तो इंटरनेशनल मेंस डे भी सेलिब्रेट करती हूँ। जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, तो मैंने 3 साल लगातार इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट किया और वर्कशॉप भी मैंने ऑर्गेनाइज किया। बर्डन ऑफ मैस्कुलिनिटी, किस तरह से बर्डन ऑफ मैस्कुलिनिटी को हर जो मेन है वो किस तरह से कैरी करते हैं। दे कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, फिर मैं अपने उसी सवाल पे वापस आऊँगा कि जैसे मैंने कहा कि मेंस राइट के ऊपर इन दिनों काफ़ी बात हो रही है। क्या आपको आपने पूछा वो ड्रम और वो सारी चीज़ें आपने पूछी कि मेरठ का इंसिडेंट पूछा। तो इन दिनों ये चर्चा हो रही, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि मेंस राइट पर भी बात होनी चाहिए। राइट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा राइट्स नहीं है जैसे, लेकिन समय के साथ महिलाओं के राइट्स को लगातार अमेंड किया जा रहा है या एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि इन दिनों, क्योंकि देखिए ये ना कई बड़े सवाल छोड़ के जा रहा है। अभी ट्विटर पे ये भी बात होने लगी है या सोशल मीडिया पे कि एक माँ को डर लग रहा है कि मैं अपने बेटे की शादी अब बहुत सोच समझ के करनी होगी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है समाज में कि एक लड़के को शादी करने में डर लग रहा है, एक मदर एक फादर को डर लग रहा है कि भाई मैं अपने बेटे की शादी करूँ, कहीं बहू ऐसी आ गई कि पता चला बेटे को ड्रम में डाल दिया। आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो थोड़ा सा चैलेंज हमारा बढ़ा देती हैं? देखिए, ये जो घटनाएं हैं ये जघन्य अपराध की घटनाएं हैं और मुझे नहीं लगता है जो अपराधी होता है, किसी अपराधी का एक पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, क्लास या जेंडर होता है। अपराधी तो अपराधी होता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब हमारे सामने जो अभी 2-3 उदाहरण आए वो वाकई महिला के, तो वो अपराधी है, वो बिल्कुल जघन्य अपराध की श्रेणी में है। इसलिए उसको जेंडर और उसके लेंस से नहीं देखना चाहिए। उसे मान लीजिए कोई जुवेनाइल है, हाँ, निर्भया का जो केस था उसमें जुवेनाइल ने जघन्य अपराध किया, तो जुवेनाइल को भी अपराधी की तरह ही देखा जाए। तो यहाँ वो महिला है पुरुष है ये मत देखिए, वो अगर अपराधी है, उसने हत्या की है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और वाकई इस तरह की घटनाएं समाज में डर व्याप्त तो हो ही गया है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं ये कह रहा था कि एक सोशल साइंटिस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते जो आपका जवाब है वो बहुत सही है। लेकिन 2-3 दिनों पहले मैं इंटरनेट पर एक सोशियोलॉजिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, उन्होंने लिखा था कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मुझे डर लग रहा है अब कि मैं अपने बेटे की शादी अब कैसे करूँ, मतलब इस तरीके से। और वो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो आपको नहीं लगता कि सोशियोलॉजिस्ट अगर कोई है या एक्सपर्ट है, या मैं एक डॉक्टर की तरह भी बोलूँ कि समाज के डॉक्टर्स हैं सोशियोलॉजिस्ट आप लोग जो हैं, तो उसका इलाज अगर वो बताती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, बजाय ये कि वो एक डर छोड़कर जा रही हैं लोगों। हाँ, ये बहुत बड़ा दायित्व है समाजशास्त्री, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को समझते हो समाज में हम डर न बढ़ाएं,
पैनिक ना क्रिएट करें। लेकिन अगर कोई हम सारे समाजशास्त्रियों को मुझे लगता है एक सॉल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। बहुत से प्रॉब्लम्स समाज में, अब क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटीज़ का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब हम इन सारे प्रॉब्लम्स को ना मतलब जनरल मास तो डर ही रहा है, और उसको हम और इन्हेंस करें उस डर को। ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। हम समाजशास्त्रियों का ये उत्तरदायित्व है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं, और जो वैल्यूज़ हैं जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड या ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज़ हैं उनसे संबंधित हम अवेयरनेस फैलाएं समाज में। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जया श्रीवास्तव से हमारी बातचीत। हमने इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर, हमारे समाज के ऊपर, उसकी कमियों के ऊपर, और हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने बेहतर कल के लिए, उन सारी मुद्दों पर हमने बात की। इस बातचीत के दौरान हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला, जिसके लिए मैं डॉक्टर जया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड्स में भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कुछ ऐसी ही पर्सनालिटीज़ से मुलाकात कराई जाए जिनसे हमें और आपको बहुत कुछ सीखने, जानने और समझने को मिले। तब तक आप देखते रहिए, सुनते रहिए अंगारा रेडियो, क्योंकि हम हैं यादों का आंगन, बातों का रेडियो।